My dear friend, I am Ravi Kumar, Faculty of English from Abhinav Classes महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है, उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित यदि एक्टिव का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसे आप पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो मैं बताया करता था कि सबसे पहले कोई भी टेंस के लिए आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप उस टेंस को पहचान पा रहे हैं या आप उस टेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपको बाबू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है मेरे बाबू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजेशन की। रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, कि ये जो दिया हुआ टेंस है, क्या आप इस टेंस को पहचान पा रहे हैं या आप इस टेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि चुका, होगा, चुकी, होगी और चुकी होंगी। ठीक है मेरे बच्चों, क्या क्या दिया रहेगा, चुका होगा दिया रहेगा, चुकी होगी दिया रहेगा और चुके होंगे दिया रहेगा। तो यह बात क्लियर हो जाती है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। जब आप रिकॉग्निशन जान जाते हैं तो उसके बाद आप आ जाते हैं उसकी स्ट्रक्चर पर, कि उसकी स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल लिख दें आप, उसके बाद हैव प्लस MV3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग आप करते हैं। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ले लेना है, उस सब्जेक्ट के अनुसार शैल, विल, उसके बाद हैव, MV3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इफ या एनी। जैसे मैं कहूँ बाबू कि यू शैल हैव रिटेन और नोबल। ठीक है मेरे बच्चों, इस सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट की बात करें तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बाबू, लेकिन सवाल है कि इसको आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। कौन सा वॉइस कहेंगे मेरे बाबू, एक्टिव वॉइस। सवाल यह है कि एक्टिव वॉइस हम किसको कहेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट यू है और चूंकि यह जो यू है इस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम कर रहा है, तो आपको पता है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा काम कर रहा है मेरे बाबू। तो आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर रिटेन का काम कर रहा है। रिटेन का क्या मतलब है मेरे बच्चों, तो रिटेन का मतलब है कि इसमें लिखने का काम कर रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि जो रिटेन है, इस रिटेन से आप पता लगा सकते हैं कि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह उस सेंटेंस में क्या कर रहा है, मतलब व्हाट इज डूइंग इन दैट सेंटेंस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता चला यू जो है इस सेंटेंस के अंदर आपका जो लिखने का काम है वह लिखने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया। और इसमें चूंकि डूअर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन। अब सवाल यह है कि डूअर ऑफ द एक्शन किसको कहते हैं, जो काम करने वाला है उसको हम लोग कहते हैं, और काम करने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक्टिव वॉइस कहते हैं। सवाल यह है कि जब एक्टिव में ये सेंटेंस दे दिया गया है और इसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पैसिव रूल लिख लीजिए। ठीक है ना, पैसिव, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके अनुसार आप शैल या विल लगा देंगे,
हैव लगाइए और बिन लगाकर आप MB3 प्लस बाई सब्जेक्ट, उसके बाद आप इफ या एनी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या करना है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट यहाँ बना देना है और इसके अनुसार शैल, विल, फिर आपको हैव लगाना है, फिर बीन, MB3 बाई सब्जेक्ट, इफ या एनी का प्रयोग करना है। जब इसे आप इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का मतलब होता है, मतलब जब आप इसे बदलेंगे तो सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। आप जरा मुझे बताइए कि इस वाक्य की ऑब्जेक्ट क्या है। तो पता चला अ नोवेल है। हम क्या करेंगे, अ नोवेल को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। इस अ नोवेल के अनुसार आप जरा मुझे बता दीजिए, यहाँ आपका शैल भी दिया गया है और यहाँ आपका विल भी दिया गया है। तो जरा बताइए, इसमें विल का प्रयोग करेंगे, शैल का, विल का। फिर कह रहा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप हैव दे दीजिए। हमने हैव भी दे दिए। उसके बाद कह रहा है मुझे बिन चाहिए, चलिए हमने बिन भी लिख दिया। फिर कह रहा है MB3। ऑलरेडी यहाँ जो मेन वर्ब है आपका MB3 में दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, रिटेन लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाकर, यू चूँकि ये सब्जेक्टिव केस में दिया गया है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे बच्चों, यू। इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जब मैं आप सबके लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ तो आप सब भी प्रयत्न करें कि मेरी जो यह वीडियो है जिसको मैं बनाने का प्रयत्न हर दिन कर रहा हूँ, आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि इस कमली वीडियो के लिए मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ। कमली का मतलब होता है सुंदर, तो मैं सुंदर वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझना होगा। वो बात दरअसल यह है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को आप इतना प्रचार करें ताकि आप सबको माने काफ़ी माने धन्यवाद होगा मेरे तरफ से। क्योंकि जब तक आप लोग प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो फिर मेरे मेहनत करने का कोई मकसद नहीं रह जाता, मेरे मेहनत करने का कोई इंटेंशन नहीं रह जाता। हाँ, ये बात सही है कि मेरे पास थोड़ा साधन की असुविधा है, लेकिन लॉकडाउन खुलने दीजिए, मैं आपको बहुत बेहतर अंदाज में संसाधन भी दूंगा। कंटेंट्स में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपकी जो कंटेंट्स रहेगी वह बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट्स रहेंगी, सबसे अलग हम रखेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रखिए। लेकिन रह गई बातें संसाधन की, तो संसाधन अभी जैसे तैसे मेरा चल रहा है, लेकिन बहुत कम ही समय में हम संसाधन को फुलफिल कर देंगे। आप लोग मुझ पर विश्वास रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यह जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा मेरे बच्चों, और साथ ही साथ में अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा यह जो वीडियो यदि आप अंत तक देखें तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसका एक रिव्यू ले लेंगे। प्लीज़ टेक ए रिव्यू ऑफ दिस एंड कमली स्टेटमेंट्स माय डियर फ्रेंड। चलिए, आइए मेरे बच्चों, आपका एक क्वेश्चन दे देगा, मतलब आपकी जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन बेस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। तो एग्जामिनेशन बेस में क्वेश्चन होगा जैसे यू शैल हैव वा सॉरी यू शैल हैव वाश द डिशेस। ठीक है, ये ऑप्शन दे देगा द डिशेस शैल हैव
shall have washed by you। सेकंड में दे देगा the dishes shall have been, the dishes shall have been washed by you, washed by you। ऑप्शन थर्ड जो दे देगा the dishes shall have been not washed by you। ठीक है मेरे बच्चों, आपके इसने 3 ऑप्शन दे रखा है, आपको एलिमिनेट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे चले जाइए, उसके बाद मेन वर्ब पर आइए, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पे आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जरा आप देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द डिशेस है। ठीक है, यहाँ द डिशेस लिखा हो, उसके अनुसार आप शैल हैव का प्रयोग कर देते हैं, ये वास्ट लगा दिए बाय यू, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की जो बात करते हैं, हमारा सेकेंड ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए ये क्या दिया गया है मेरे बच्चों, डिशेस दिया गया है। चूँकि एक नहीं है, प्लुरल फॉर्म में है, तो शैल हैव का प्रयोग करना है। उस शैल हैव के बाद इसने क्या कर दिया, बिन का प्रयोग कर दिया और MB3 को रखा और यहाँ बाई लगाकर यू लिखा। ये सेंटेंस हमारा सही है। ऑप्शन जो बी होगा, ठीक है ना, तो योर सेकेंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आपका सेकेंड ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। लेकिन ऑप्शन सी की जो बात करते हैं, यह सेंटेंस क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें इसने क्या कर दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया। तो जब इसने यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिया, चूँकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन ये नॉट का प्रयोग करके इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। आजकल हर एक्टिव वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन भी पूछने लगा। ठीक है, जैसे एक ट्रांसलेशन आपको मैं दे दूं कि मैं शाम तक मैं रात में एक नोवेल पढ़ चुका हूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप जानते हैं कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। उस आई के अनुसार आप क्या लगा देते हैं, शैल हैव। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, रेड, और रेड का जो V3 होता है वह रेड ही होता है। तो आई शैल हैव रेड, क्या पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों, एक नोवेल। यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन नोवेल। कब पढ़ चुके हैं, नाइट में, इन द नाइट। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन इसी को यदि पैसिव में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, मेरे द्वारा रात में एक नोवेल पढ़ा जा चुका होगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने कल ही बताया था किसी सेंटेंस के अंदर यदि आपका ऑब्जेक्ट आसानी से नहीं दिख रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, 2 इंट्रोगेटिव वर्ड को हम याद रखते हैं। एक को हम लोग वाट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। वाट लगाएंगे तो इससे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा निकल पा रहा है या ऑब्जेक्ट हमारा नहीं निकल पा रहा। मैंने कहा कि मैं रात में एक नोवेल पढ़ चुका हूँगा, तो क्या पढ़ चुका हूँगा मेरे बच्चों, एक नोवेल। तो पता चला ये नोवेल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और नियम यह कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट के स्थान पर रखें। हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट के स्थान पर। और नोवेल के अनुसार आप क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, फिर आप बिन लगा देंगे। ठीक है, और पढ़ना का तो आप जानते हैं रेट, उसके बाद किसके द्वारा,
मेरे द्वारा तो इसको बाय मे लिखेंगे। कब पढ़ा जा चुका है? रात में। और इसको लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जब यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, सो दैट आई कुड मूव ऑन द नेक्स्ट 10 पॉइंट। माय डियर फ्रेंड, इसका आप एक रिव्यू ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए मेरे बच्चों, आइए, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब, 1 सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिस सेंटेंस में आपका नो दिया गया हो और जिस सेंटेंस में आपका नॉट दिया गया हो, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस आप MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आप इफ या एनी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ले लीजिए, उसके बाद आप शैल लगाइए, विल, उसके बाद नॉट, हैव, MB3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इफ या एनी। मुझे पता चला कि ये जो सेंटेंस है आपका नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर इसने नॉट लगा दी। जिस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एग्जाम्पल? यू शैल नॉट हैव मेट यू। ठीक है मेरे बच्चों, यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। मेट क्या है? आपका MB3 मतलब मेन वर्ब, और ये क्या है मेरे बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जो रूल कहता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पैसिव सब्जेक्ट को लिखेंगे। उस पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल या विल का प्रयोग करें। फिर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद MB3 बाय सब्जेक्ट, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग करें। क्या क्या करना है? सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद शैल, विल, फिर नॉट लगा देना है, हैव लगाइए, MB3 बाय सब्जेक्ट, इफ या एनी। अब जरा मुझे बताइए कि इस वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। इसलिए इस यू को कहाँ लिखेंगे? यहाँ, मतलब सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ तो दिया गया है, यह आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिया गया है, लेकिन उसको अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? यहाँ उसको सब्जेक्ट बना देना। उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको देखना है कि हम शैल का प्रयोग करें या हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पता चला कि इसके अनुसार हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? शैल का प्रयोग करेंगे। तो ये शैल, चूंकि इसमें एक चीज छूट गया है मेरे बच्चों, बीन, ठीक है, शैल नॉट, ठीक है, शैल का प्रयोग करेंगे। चूंकि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यू शैल नॉट। फिर यहाँ देख रहे हैं कि आप हैव है तो यहाँ हैव लगा देंगे। फिर बीन है तो यहाँ बिन लगाएंगे। उसके बाद MB3 को देखते हैं, माने मेन वर्ब। तो यहाँ हमने देखा जो मेन वर्ब है मेरे बच्चों वह MB3 फॉर्म में दिया है, और चूंकि यहाँ जो डिमांड कर रहा है, डिमांड का मतलब मांग रहा है, तो वह भी MB3 में ही मांग रहा है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे के तैसे लिख देंगे। और बाई लगाकर मेरे बच्चों ये क्या है? यू है। यू किस फॉर्म में दिया गया है? नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मेरे बच्चों? यू। किसी ने आपसे पूछ लिया कि यू का जो ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं।
जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा कि दे शैल हैव रिटेन मेनी बुक्स। ठीक है मेरे बच्चों, आपका ऑप्शन ए दे देगा मेनी बुक्स shall have been written by them। सेकंड की जो बात करते हैं, many books shall have been written। ठीक है मेरे बच्चे, और ऑप्शन सी दे देगा many books shall have not been written। ठीक है, आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? दे। ये क्या रहा आपका मेन वर्ब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नियम यह कहता है कि सबसे पहले वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव सब्जेक्ट में बदलिए। इसने क्या करके रखा? पैसिव सब्जेक्ट में बदल के रखा। इसके अनुसार इसने क्या किया कि शैल हैव का प्रयोग किया। चलो यहाँ शैल हैव भी सही है। फिर इसने क्या कर दिया? बिन लगाना है तो बिन लगा दिया, और MB3 बाई देम, ये सेंटेंस सही है। लेकिन सवाल यह है कि आपका ऑप्शन बी सही है या गलत है। तो मेनी बुक्स शैल हैव बीन रिटन, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन आपका सही हो, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट लगा के रखा। क्या रखा मेरे बच्चों? मेनी बुक्स। इसके अनुसार इसने क्या कर दिया कि शैल हैव का प्रयोग किया। फिर चूंकि इसमें हम बिन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ बिन भी लगा दिया, फिर यहाँ MB3 लगाया। ठीक है, चूंकि सवाल यह है कि इसमें सब दे का जो है पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें आपने देम लिख दिया, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आपने देम नहीं लिखा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ऑप्शन पहला वाला भी सही होगा, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये ऑप्शन सेकंड भी सही होगा, क्योंकि नियम यह कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 है, जिसमें आपका ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, दे आ जाता है, साथ ही साथ में यू आ जाता है, वी आ जाता है, और फाइनली जो आता है मेरे बच्चों वो क्या है? वन आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पर्सनल प्रोनाउन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो तो वैसी परिस्थिति में, मतलब जब आप उसे पैसिव में बदलने के लिए जा रहे हो तो आप वैसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो उसको जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और आप चाहे तो उसे नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको लिख दीजिएगा तो आपका सेंटेंस सही होगा, और नहीं भी लिखिएगा तो आपका सेंटेंस सही होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर में नॉमिनेटिव केस में अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन मिले तो ऑब्जेक्टिव केस में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे लिखना चाहते हैं या आप उसे लिखना नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस आपका सही होगा। लेकिन तीसरे सेंटेंस की जो हम बात करते हैं तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसने क्या कर दिया यहाँ पे बाबू? नॉट लगा दिया। इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू? आपका गलत हो जाएगा। आपका ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए आइए मेरे बच्चों, सवाल यह है कि इस पर आधारित ट्रांसलेशन किस तरीके का पूछेगा। जैसे लिखेगा कि मैं एक नोबेल
की किताब को पढ़ चुका हूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस MB3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इफ या एनी मेरे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। फिर आ जाइए आप यहाँ शैल मांग रहा है, विल मांग रहा है, तो आई के अनुसार आप क्या लिखेंगे, शैल। ठीक है, फिर कह रहा मुझे हैव दे दीजिए, चलिए हैव। MB3 मांग रहा है, तो सबसे पहले आप क्रिया को देखिए, क्या है क्रिया, पढ़ चुका हूँगा, तो आई शैल हैव रेड, क्या पढ़ चुका हूँ, एक नोवेल, और नोवेल आई शैल हैव रेड अ नोवेल। ठीक है, नोवेल, नोवेल की किताब है मेरे बच्चों। ठीक है ना, नोवेल्स बुक लिख दीजिएगा ऐसे भी, नोवेल नोवेल्स बुक। ठीक है, और नोवेल्स बुक भी लिख सकते हैं। सॉरी बाबू ये गलत हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक नोवेल तो खुद किताब है, आई शैल हैव रीड और नोवेल। ठीक है मेरे बच्चों, सही हो गया। तो यहाँ जो है मेरे बच्चों, ये आपका मेन वर्ब है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये रहा आपका सब्जेक्ट। लेकिन इसी को पैसिव में भी ट्रांसलेशन आपसे पूछ लेगा। तो पैसिव में किस तरीके से ट्रांसलेशन पूछेगा, लिखेगा कि मेरे, चूंकि बाबू ये अफर्मेटिव है, हाँ नेगेटिव पर कैसे पूछेगा, मैं एक नोवेल की किताब को नहीं पढ़ चुका हूँगा। ठीक है मेरे बच्चों, चूंकि इसमें क्या आ गया, नॉट आ गया, तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कहा जाए कि आई शैल नॉट हैव रेड अ नोवेल। ठीक है पहले वाला भी आपका एक्टिव का सेंटेंस है, और दूसरा वाला जो है मेरे बच्चों, इसको भी हम लोग एक्टिव का ही सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पैसिव में किस तरीके से पूछेगा। तो पैसिव में पूछेगा कि मेरे द्वारा एक नोवेल की किताब नहीं पढ़ी जा चुकी होगी। ठीक है मेरे बच्चों तो इसमें आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है। पहले ऑब्जेक्ट को आप पहचानने की कृपा करें। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों, एक नोवेल है। इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। इस और नोवेल के अनुसार आपको तय करना है कि शैल लगाना है कि विल लगाना है, तो पता चला शैल लगा। ठीक है, चूंकि यह नेगेटिव फॉर्म में आपके पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। फिर नियम कहता है बिन, और पढ़ना क्या अंग्रेजी रेड होता है, किसके द्वारा बाबू, तो मेरे द्वारा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय मे लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन भी पूछता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, और आप इतने इंटेलिजेंट ज़रूर होंगे बाबू, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ शैल या विल को बाहर कर देना है, बाकी सेंटेंस आपका वैसे रहे। WH वर्ड पर आधारित यदि आपको दे दिया जाएगा तो आप अवश्य ही बना लेंगे। जैसे मान लीजिए वहाँ लिख देगा कि हाउ शैल आई हैव रीड अ बुक। ठीक, अब इस पर आप बना लेंगे। पहले वाला जो कंसेप्ट WH वर्ड का है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, उस स्ट्रक्चर पर आप सेट कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन डू डैट मेरे प्यारे बच्चों, और इसका एक रिव्यू आप ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल। तो आइए मेरे बच्चों,
इसका आप एक रिव्यू ले लीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छी तरीके से पढ़िए, और वॉइस की जहाँ तक बात करते हैं, 2 से 3 दिन और आपकी क्लास चलेगी, और 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी वॉइस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन हो, उस सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, उन तमाम क्वेश्चन के साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। उन सारे बेसिक क्वेश्चंस को भी हम आराम से आपको करा देंगे। आप मुझ पर विश्वास रखिए मेरे बच्चों, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। हर एक प्रकार की जो समस्या है, उस प्रकार की समस्या को मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा, मैं बिल्कुल अकम्प्लिश करूँगा, पूरा करूँगा मेरे बच्चों। इसलिए आप इस बात को याद रखें कि आप सभी कंटेंट हैं, आप सभी इस काम के योग्य हैं। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो ग्रामर सेक्शन का हो। ग्रामर सेक्शन को भी मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट करूँगा, और जो आपका लिटरेचर जो सेक्शन है, उस लिटरेचर सेक्शन को भी मैं काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट मैं करूँगा। तो इसलिए आप इस बात को याद रखें कि कोई भी टॉपिक जो है आपका छूटेगा नहीं। और आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में इस वीडियो को अंत तक आप देखें, ताकि मेरी वीडियो को आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसे समझेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे प्यार देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे वो तमाम खुशियों को प्रदान करेंगे जिसके लिए मैं आप सबके समक्ष इतना मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।